नमस्कार। हम विकास पढ़ रहे थे। विकास में कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया विकास के अंदर? अवस्थाएं पढ़ ली। उससे पहले अवस्थाओं से पहले क्या क्या पढ़ा था? इतिहास और प्रकृति के बारे में पढ़ लिया, वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में पढ़ लिया, उनका दोनों का अंतर समझ लिया। इसी क्रम में अब उससे आगे की थोड़ी सी आज की शायद आज या कल की क्लास में डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डेवलपमेंट की कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, सिद्धांत दिए थे। 4-5 फेमस मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके द्वारा ये सिद्धांत दिए गए थे। सिद्धांतों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन सिद्धांतों में इन्होंने क्या क्या बताया है। सम इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, कौन कौन से पढ़ेंगे इसके बारे में जान लो। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, सिगमंड फ्रायड। वो सिगार वाला फोटो याद है आपको? याद है? सिगार वाला फोटो था वो किनका था? सिगमंड फ्रॉइड साहब का, जो स्वप्न विश्लेषण करते थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें एक जो संप्रदाय थे ना, उनमें जो एक संप्रदाय था साइको एनालिटिकल मनोविश्लेषणवाद, उस संप्रदाय के जनक हैं सिगमंड फ्रायड साहब। उन्होंने डेवलपमेंट पे एक अपना जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। उस सिद्धांत का नाम है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, हिंदी में मनोलैंगिक विकास। ठीक है, हिंदी में क्या नाम है इसका? मनोलैंगिक विकास। किसने दिया? अगर इजी सा क्वेश्चन ये आ जाए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड ने। उसके बाद दूसरा वाला पढ़ेंगे साइको सोशियल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास। ये किसने दिया है? एरिक एरिक्सन। हिंदी में भी यही है नाम, इंग्लिश में भी यही है, एरिक एरिक्सन। क्या नाम है इसका हिंदी में? मनो सामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास। उसके बाद अगला किसका है? जीन पियाजे साहब का है। इसका क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपने 4 प्रकार के डेवलपमेंट पढ़े थे ना। पहले वाला फिजिकल, दूसरे वाला कॉग्निटिव, तीसरे वाला इमोशनल, चौथे वाला सोशल। तो उन्हीं में से एक था ना जो कॉग्निटिव, मानसिक विकास। उसी के ऊपर जीन पियाजे साहब ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने सिद्धांत दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन को क्या बोलते हैं? संज्ञान। मानसिक क्षमताएं या संज्ञानवादी क्षमताएं एक ही होती हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी इन्होंने ही। मॉरल माने नैतिक, तो नैतिक विकास। नैतिक विकास एक्चुअली 2 दिए गए हैं। एक दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लॉरेंस है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और एक दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, नैतिक विकास। दोनों सिद्धांतों के नाम हिंदी में एक ही है, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद बायो इकोलॉजिकल मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत या जैव पारिस्थितिकी मॉडल। ये किन्होंने दिया है? ब्रोन, पूरा नाम लिख लो इनका,
पूरा नाम है क्यूरी रोन फैन ब्रेनर। हाँ जी, ये याद रखने की बात है, ब्रेनर है, इनका नाम ब्रूनर नहीं है। ब्रूनर हैं जो डिस्कवरी लर्निंग वाले विधियों में पढ़ेंगे ना, डिस्कवरी लर्निंग की दी थी, उनका नाम है ब्रूनर, इनका नाम है ब्रेनर, याद रखना है ये, ठीक है। इनके बारे में हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास। किसने दिया? फ्रायड, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो लैंगिक विकास है वो 5 अवस्थाओं में होता है, 5 स्टेजेज में होता है। कौन कौन सी 5 अवस्थाएं? उनके नाम लिख रहे हैं आपके सामने, ये उन्होंने नाम दिए थे। इन अवस्थाओं में इन्होंने ये अच्छे से सिद्ध किया था कि इस अवस्था में जो लैंगिक ऊर्जा है, लिबिडो, लिबिडो आपने नाम सुना है? लिबिडो, लिबिडो, लिबिडो सुना है ना? ये क्या है? सेक्सुअल एनर्जी का नाम है, सेक्सुअल एनर्जी। लिबिडो एक टर्म दी थी, इन्होंने ही दी थी, फ्रायड साहब ने। इसका नाम, ये टर्म दी थी किसके लिए? सेक्सुअल एनर्जी के लिए। जो कामुकता की जो वो होती है ना ऊर्जा, वो कौन सी स्टेज में, कौन से अंग से अंग में संग्रहित होती है, या कौन से शरीर के स्थान पे संग्रहित होती है, इसके बारे में इन्होंने विस्तार से बताया था, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बताया था। सबसे पहली स्टेज, 5 स्टेज दी थी ना, 5 बताई थी मैंने, 5 स्टेज दी थी। सबसे पहली स्टेज थी 0 से 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, ये थी सबसे, एक सेकेंड से 0 से 1.5 वर्ष। इसका नाम क्या था? मुखावस्था, मुखावस्था, या इंग्लिश में ओरल स्टेज, ओरल है ये, ORAL, ठीक है। तो इन्होंने पहली जो अवस्था दी थी, उस पहली अवस्था का नाम क्या बताया था? मुखावस्था। इन्होंने बताया जो काम शक्ति है, जो लिबिडो है, जो पहली अवस्था है 0 से 1.5 वर्ष की उम्र की जो अवस्था है, उसमें कौन से अंग से ज़्यादा प्रदर्शित होती है? इसमें इन्होंने बताया मुख से सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होती है। कैसे कैसे? जो 1.5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, स्तनपान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कामुकता की जो उनकी एनर्जी है उसको निकालते हैं उससे, और उसके बाद चूषण का जो उनमें रिफ्लेक्स होता है ना, ऑटो रिफ्लेक्स, जो जन्म से संग आते हैं उनको बोलते हैं प्रतिवर्त या रिफ्लेक्सेज। उन्हीं रिफ्लेक्सेज को इस अवस्था में कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? मुख के द्वारा। छोटा बच्चा है कोई, उसको कोई भी चीज़ देंगे, कहाँ को लेके जाएगा? उसको सीधा मुंह के लिए। क्यों लेके जाएगा? क्योंकि उसकी कामुकता की ऊर्जा कहाँ है? मुंह में, ठीक है। समझ में आ गई? कोई समस्या? उसके बाद दूसरी स्टेज ये है 18 माह से 3 वर्ष। ये कौन सी है? गुदावस्था, गुदावस्था या गुदीय अवस्था, ठीक है। एनल मीन्स गुदा, स्टेज मीन्स अवस्था, तो ये हो गई गुदीय अवस्था। इस अवस्था में 18 माह से, 18 माह कितना हो गया एज में काउंट करें तो 1.5 वर्ष हो गया ना। 1.5 वर्ष तक तो इन्होंने ये बता दिया मुखिया। उसके बाद 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक
इन्होंने बताया कि गुदा में जो गुदा होती है उसमें ये प्रदर्शित होती है, उत्सर्जन अंगों में प्रदर्शित होती है। इनका कहने का मतलब ये था सीधा सा। तो आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे जो होते हैं 3 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें उत्सर्जन में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा आनंद अनुभूति होती है उनको उत्सर्जन में। ठीक है, तो कहाँ से प्रदर्शित होगी लिबिडो? गुदा से। कौन सी अवस्था हो गई? गुदी अवस्था। कोई दिक्कत? उसके बाद तीसरी जो स्टेज दी थी, तीसरी अवस्था ये दी थी फैलिक स्टेज। हिंदी में भी इसका नाम फैलिक ही है। ठीक है, फैलिक स्टेज। अब अवस्था अब आपको याद आ रहा होगा मैंने जो शैशवावस्था बताई थी, ये कहाँ तक है? 6 वर्ष तक शैशवावस्था चल रही है ना। तो शैशवावस्था की विशेषताओं में मैंने एक विशेषता बताई थी, 4 से 6 वर्ष तक इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, ये बात बताई थी ना। इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक्टिव हो जाता है। ये जो है ग्रीक लिटरेचर से नाम लिए हुए हैं, जैसे नार्सिसिज्म की स्टोरी बताई थी ना मैंने, नार्सिसस राजकुमार के ऊपर थी जो, उसी तरह इलेक्ट्रा और जो ओडिपस हैं, ये दोनों नाम, ये बायोलॉजिकल कोई ग्रंथियां नहीं होती, ये दोनों नाम ग्रीक लिटरेचर से ही लिए हुए हैं। ये कैसे कैसे नाम आए थे? एक ओडिपस नाम का एक लड़का था। ठीक है, लड़के का नाम क्या था? ओडिपस। वो किसी राजा का बेटा था, ये मान लो। ओडिपस नाम का जो लड़का था उसको किसी लड़की से प्रेम था, उसका नाम क्या था? इलेक्ट्रा। लड़की का नाम क्या था? इलेक्ट्रा। तो क्या होता है, उस लड़के का जो पापा होता है, पिताजी होते हैं, जो राजा होते हैं, वो इस लड़की से इलेक्ट्रा से शादी कर लेते हैं। प्रेम किसको है? उसके बेटे को। उनको इस बात का पता नहीं था, उन्होंने इलेक्ट्रा से कर ली, कोई भी रीजन हो, लेकिन उन्होंने कर ली इससे शादी। जैसे ही उसकी शादी होती है, अब आप एक बात सोचो, किसी की प्रेमिका उसकी सौतेली माँ बने तो उसको कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो ओडिपस ने क्या किया? अपने पिताजी की हत्या कर दी। क्यों की हत्या? इलेक्ट्रा के ऊपर। इलेक्ट्रा के लिए तो की थी हत्या। तो तभी से जो ये ग्रंथि, ये जो शरीर में जो होती हैं शैशवावस्था में, इनका नाम पड़ गया, इन ग्रंथियों का, इलेक्ट्रा और ओडिपस। ओडिपस पाई जाती है लड़कों में। ओडिपस ही था ना लड़का, और ये है लड़की। और लड़कियों में कौन सी पाई जाएगी? इलेक्ट्रा। अब आपको याद आएगा, अभी मैं बताऊंगा, जब मैंने शैशवावस्था की एक विशेषता बताई थी कि जो 4 से 6 वर्ष के लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां होते हैं, उनमें जो लड़की होती है वो अपने पिताजी के साथ रहती है, पिताजी को ज़्यादा पसंद करती है, और लड़का होता है जो माँ को पसंद करता है। तो इन्हीं ग्रंथियों के कारण वो होता है। तो फैलिक स्टेज में जनरली अगर आप ये पूछो कौन से अंग में प्रदर्शित होता है जो लिबिडो है, तो इसमें लैंगिक अंगों, जो लैंगिक अंग है ना, उन्हीं में प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो उनका नाम क्या दे दिया गया है? इलेक्ट्रा और ओडिपस, अलग अलग, लड़कों में और लड़कियों में। ठीक है, कब से कब तक? 3 से, बता दिया यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, हाँ, 3 स्टेज हो गई। उसके बाद ये यहाँ देख लेना है ना। उसके बाद चौथी स्टेज का नाम लेटेंसी स्टेज। अब इसको आप अवस्थाओं से कनेक्ट करो एक बार। मैंने जो 7 से 11 वर्ष तक, 12 वर्ष तक जो अवस्था बताई थी, उसका क्या नाम बताया था? बाल्यावस्था बताया था, पूर्व बाल्यावस्था बताया, उत्तर बाल्यावस्था बताया था। पूर्व बाल्यावस्था तो यहाँ आ गई। ये जो पूर्व बाल्यावस्था में ही आता है, शैशवावस्था भी है लेकिन पूर्व बाल्यावस्था भी। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में मैंने क्या बताया था? जो कामुकता की जो शक्तियां हैं, मैंने थोड़ा सा बताया था, वो कहाँ उत्सर्जित हो जाती हैं, कहाँ निकलती हैं? सृजनात्मकता पे। इस जो वो मार्ग अंतरीकरण करती है ना भाई, जो काम, जो लिबिडो है वो अपना मार्ग अंतरीकरण करता है, अंगों में ना जाके वो किसी काम में लगता है ना,
सेक्सुअल एनर्जी है जो, तो इसीलिए इसमें एक टर्म आती है, इन्होंने ही दी थी, ये भी फ्रायड साहब ने, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ऑफ लिबिडो। कौन सी अवस्था का गुण है? बाल्यावस्था का या उत्तर बाल्यावस्था का। और ये स्टेज है जो, ये कौन सी स्टेज है इनकी? 1 2 3 4, चौथी स्टेज है। इसका नाम क्या है? लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी मीन्स लेटेंट, अव्यक्त, अव्यक्त है ना, तो लेटेंसी स्टेज का नाम हो गया अव्यक्त अवस्था। हिंदी में क्या हो गया? अव्यक्त व्यक्त अवस्था। ठीक है, अब यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? ये बता दिया एनल गुदावस्था, ये मुखावस्था ओरल स्टेज, और फैलिक स्टेज को फैलिक स्टेज ही कहते हैं। और ये कैसे कैसे होती है समझ में आ गया। उसके बाद लेटेंसी को अव्यक्त अवस्था। इसमें क्या होता है? कौन सा गुण है इसका? सब्लिमेशन, मार्गांतरीकरण, मार्गांतरीकरण। हाँ, इसी का वो है ये गुण, गुण भी है जो वो है ना सेक्सुअल एनर्जी, उसका मार्गांतरीकरण हो रहा है। उदाहरण तो ये है कि जैसे कोई बच्चा है इस अवस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का कोई बच्चा है, वो घर पे जाके होमवर्क करता है, उसके बाद गेम खेलने जाता है, उसके बाद वो सारा दिन दौड़ता रहता है, भागता रहता है, कूदता फांगता रहता है, तो उसकी एनर्जी भी जा रही है ना उसमें, उसी एनर्जी में लिबिडो भी, मार्गांतरीकरण उसी में निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए ये समलैंगिक समलैंगिकता को प्रायोरिटी देते हैं। समलिंगी ग्रुप में ये खेलते हैं और विषमलिंगी कोई आकर्षण इनमें होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेज जो इन्होंने बताई थी, इसका क्या नाम है? जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज ये कब से स्टार्ट होती है? 13 वर्ष से। किशोर अवस्था स्टार्ट कहाँ से होती है? 13 वर्ष से। जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज क्या है? जननांग अवस्था, जननांगीय अवस्था। कौन सी? जननांगीय अवस्था, अवस्था, या इसको सीधा सीधा लैंगिक अवस्था भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें आप सब समझ ही रहे हैं, किशोर अवस्था में जो लिबिडो है वो कहाँ अपना शिफ्ट कर लेता है, जो मार्ग है वहां से लाके, क्रिएशन से लाके कहाँ शिफ्ट कर लेता है? लैंगिक अंगों पर। तो ये इसमें जो इसका जो वो होता है ना मार्ग, वो सीधा लैंगिक जो अंग हैं, जननांग हैं, उनमें आ जाता है। तो इस उम्र में सबसे ज्यादा जो लड़के और लड़कियां हैं उनका आकर्षण सबसे ज्यादा इसीलिए होता है। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? उसके बाद अगला इसका क्या नाम है? साइको सोशियल डेवलपमेंट। किसने दिया? एरिक्सन। क्या नाम है? साइको सोशियल डेवलपमेंट। मनो, साइको का मतलब मन होता है ना, मनो, सोशियल सामाजिक, मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन, एरिक्सन। ठीक है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है, मानसिक और सामाजिक, मनोसामाजिक जो विकास है, कि 8 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी 8 अवस्थाएं बताई हैं? पहली अवस्था ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास, विश्वास, विश्वास सही है, विश्वास बनाम, विश्वास बनाम अविश्वास, अविश्वास ऐसे लिखता है विश्वास। ठीक है, पहली अवस्था का नाम क्या दिया इन्होंने? विश्वास बनाम अविश्वास। ये बोलते हैं
इस अवस्था में या तो बच्चा विश्वास में चला जाता है या अविश्वास में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं दोनों में जाता है, एक में जाता है, कोई से में जाएगा। ठीक है, बहुत से थोड़ा थोड़ा दोनों में भी चले जाते हैं। ठीक है, उम्र क्या बताई इन्होंने? 0 से 1.5 वर्ष, 0 to 1.5 ईयर। 0 से 1.5 वर्ष बताइए, क्या बताया है? विश्वास बनाम अविश्वास। इसका ये गुण है, ये इनके गुण हैं, ये इनके गुण हैं इन अवस्थाओं के। ठीक है, इस अवस्था का गुण क्या है? आशा, बोले तो होप। ये कैसे बताया इन्होंने? जो 1.5 वर्ष तक का बच्चा होता है, कोई बच्चे को आप जैसे ऊपर की ओर उछालते हैं तो उनमें, उन बच्चों में 2 टाइप के बच्चे होते हैं, 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं। कैसे कैसे? एक बच्चा है जिसको आपने ऊपर उछाला, वो हंस रहा है, हंस रहा है, वो आपको जैसे आप उसे ऊपर उछालोगे वो हंसेगा, और ऊपर उछालोगे और हंसेगा, और ऊपर और हंसेगा, ऐसे ही होता है ना। जो हंस रहा है उसको विश्वास है आपके ऊपर, आपसे उसको आशा है, आशा है कि आप पकड़ लोगे, उसको कन्फर्म आशा है ना, इसलिए वो हंस रहा है। अब वहीं दूसरा जो बच्चा है वो रो रहा है, जैसे आप उसको ऊपर उछालोगे वो रोएगा, और ऊपर उछालोगे और रोएगा, तो उसको क्या है? अविश्वास है आप पे, उसको यह आशा है आप नहीं पकड़ोगे। ठीक है, और जो तीसरे होते हैं वो ऐसे होते हैं, कोई जानकार उछाल रहा है, घर वाला कोई उछाल रहा है तो हंसेगा, कोई बाहर वाला उछाल रहा है तो रोएगा। उसके दोनों में अभी साम्य, जो साम्यता है वो नहीं आती है, वो कंफर्म नहीं हो पाता है कि रोऊं या हंसूं, ये पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। घर वाले पे विश्वास है, बाहर वाले पे उसको नहीं है। ठीक है, पहली हो गई। उसके बाद दूसरी अवस्था, ऑटोनोमी वर्सेज सेम एंड डाउट। ऑटोनोमी बोले तो स्वतंत्रता या स्वातंत्र्य, स्वतंत्रता बनाम शर्म, शर्म व लज्जा। ठीक है, ये जो ऑटोनोमी, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? ये कब से कब तक है? 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। अवस्था कौन सी चल रही है? विकास की अवस्था में अगर हम पढ़ेंगे तो कौन सी अवस्था है ये? शैशवावस्था। ठीक है, उसी अवस्था में बताया है स्वतंत्रता बनाम शर्म व लज्जा। इसमें क्या बताया है कि जो बच्चे होते हैं 1.5 वर्ष से और 3 वर्ष तक के, वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जो वो चाह रहे हैं उनके हिसाब से कुछ भी हो, जो वो चाह रहे हैं उनके हिसाब से हो, या तो कुछ भी हो, और या वो शर्म, जैसे कोई बाहर वाला आया, घर वाला आया और वो कोई शब्द बुलवा रहा है उस बच्चे से, कोई 1.5 साल 3 साल तक के बच्चे से कोई घर वाला कोई शब्द बुलवा रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? या तो बोलेगा या नहीं बोलेगा। अगर घर वाला बुलवा रहा है तो वो खुल के बोलता है, कुछ भी जो पूछता है बोलता है ना, कुछ भी जो पूछेगा वो खुल के बोलेगा। और बाहर वाला आएगा तो लज्जा करेगा, शर्म करेगा। कहते हैं ना कि बहुत उत्पाती बच्चा है लेकिन आपसे शर्मा रहा है, ये बोलते हैं ना छोटे बच्चों के लिए, ये इसी का वो है। ठीक है, कौन सी अवस्था है ये? इसमें इच्छा, विल मीन्स इच्छा। अब इसमें किसके ऊपर डिपेंड है पूरी बात? बच्चे के ऊपर या जो वो है उसके जो माता पिता उनके ऊपर डिपेंड है, बच्चा बोले या ना बोले? बच्चे के ऊपर पूरी बात डिपेंड है ना। क्यों? क्योंकि बच्चे की अगर इच्छा होगी तो वो बोलेगा और इच्छा नहीं होगी तो नहीं बोलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्टेज, पहल बनाम गिल्ट को क्या बोलते हैं? हीनता, पहल बनाम हीनता। तो जो तीसरी जो स्टेज है इसमें क्या होता है? पहल बनाम हीनता। उम्र कौन सी है? 3 से 6 वर्ष। 3 से जो 6 वर्ष की उम्र होती है, बच्चा कौन सी अवस्था में आ जाता है? पूर्व बाल्यावस्था
शैशवावस्था का अंत होता है और पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है, बाल्यावस्था की शुरुआत होती है। तो इसमें बच्चा कुछ भी कार्य करने की इनिशिएटिव करता है। आपने उसे कुछ करने को बोला, वो आगे आगे करेगा आपके, कोई भी जो कार्य है। अगर आपने उसे डांट दिया तो उसमें आ जाएगी हीनता, उसको ऐसा लगेगा कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कुछ करने के लायक ही नहीं है। और अगर आपने उसको सराहा तो उसको वो और पहल करेगा, आगे चल के और इनिशिएटिव करेगा। जितना आप उसको सराहोगे उतना वो इनिशिएटिव करेगा, जितना आप उसको डांटोगे उतना वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। अपने मन में उसके क्या हीन भावना आ जाएगी। उसके बाद ये ये गिल्ट है ना, जो दोषिता है ये, हाँ दोषिता है। या तो वो पहल करेगा या कोई दोष, कोई गलती करेगा, ठीक है। हीनता इसका है, इन्फीरियोरिटी का है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बाल्यावस्था का कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें क्या है, गिल्ट, गिल्ट मीन्स दोषिता, ठीक है। दोषिता को कैसे समझोगे आप, जैसे किसी काम की कोई पहल कर रहा है, या तो अच्छे वे में तो हो गया पहल, और गलत वे में कौन सा हो गया, दोष किसी काम को करने में, ठीक है। ये कब सीख लेता है, 3 से 6 वर्ष तक। इसमें और इससे अगला है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, उद्योग, यही आया था पेपर में एक बार इसका नाम, इसलिए इंग्लिश में याद रखने जरूरी है ना। उद्योग बनाम हीनता। ये जो मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था वो इसी का बता दिया था, गलती से हीनता था ना जो। तो ये ऐसे है जैसे वो कोई भी कार्य करेगा, जैसे वो होमवर्क कर रहा है बच्चा, अगर वो होमवर्क सही करके ला रहा है या वो गलत करके ला रहा है, अगर टीचर उसको सराहेगा कि बहुत अच्छा, थोड़ी गलती भी है फिर भी उसको सराहेगा बहुत अच्छा, तो बच्चा इंडस्ट्री है जो इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, उद्योग वाले में वो परिश्रम करेगा। इसका नाम दूसरा परिश्रम है ना, परिश्रम बनाम हीनता। उद्योग वाले परिश्रम कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा और मेहनत करेगा और परिश्रम करेगा। अगर टीचर ने डांट दिया तो वो इन्फीरियोरिटी या हीनता का शिकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सी उम्र की विशेषता है ये, बाल्यावस्था की। कौन सी बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। इसके बाद इसके जो ये गुण है, पर्पज उद्देश्य, और कॉम्पिटेंसी मीन्स सामर्थ्यता, ठीक है। इसका क्या हो गया, उद्देश्य, उद्देश्य, और इसका हो गया सामर्थ्यता, सामर्थ्यता। ये कैसे कैसे, इसमें जो वो कोई भी पहल करेगा कुछ गलत या सही करने की, तो उसका उद्देश्य होगा ना, सही करने का ही उद्देश्य होगा। और इसमें जो वो परिश्रम या हीनता का जब शिकार होगा, उससे पहले उसका सामर्थ्य ही तो होगा ना, वो अपने सामर्थ्य को लेगा बीच में कि मेरा सामर्थ्य है या मेरा सामर्थ्य नहीं है, ठीक है। इससे आगे कितनी हो गई, 4 हो गई। इससे आगे आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी, पहचान है ना, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ये गुण कौन सी अवस्था का है, ये कौन सी अवस्था बताई है इन्होंने, किशोर अवस्था के अंदर, ठीक है। किशोर अवस्था में ये होता है ना, अपनी पहचान, मैंने बताया था उस किशोर अवस्था का गुण, आपको याद है, नहीं है याद, क्या बताया था मैंने बताया था किशोरों के मन में अपनी जो पहचान है वो बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, और वो ये देखना चाहते हैं कि समाज में हमारा क्या रोल है, क्या रोल है क्या नहीं है, ठीक है। कैसे, कोई भी अपना जो वो है, जैसे कोई, मैंने उदाहरण दिया था, कोई धंधा खोलने की सोचेंगे या कहीं से इनकम सोर्स लेने की सोचेंगे, इसके बारे में वो सोचते हैं ना। तो वो क्यों सोचते हैं, क्योंकि उनमें आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन होता है। या तो वो पहचान बना देगा अपनी, या फिर वो अपने रोल में कन्फ्यूज रहेगा। इस उम्र में कहते हैं ना, इस उम्र में सबसे ज्यादा राह भटकता है बच्चा,
कौन सी उम्र में भटकता है? किशोर अवस्था में, ठीक है ना। तो इसकी जो ये है गुण ये है फेडिलिटी। फेडिलिटी मीन्स निष्ठा। क्या है इसका गुण? निष्ठा। जो भी करेगा बड़ी निष्ठा से करेगा, पहचान बनाएगा और रोल में कंफ्यूज होगा, ये तो इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो भी करेगा, कोई भी काम अगर किशोर करेगा बड़ी निष्ठा से। बहुत से किशोर लड़कियों के पीछे घूमते हैं ना इस उम्र में, कितनी निष्ठा होती है उनके अंदर, कितनी निष्ठा होती है। बोलते हैं ना अगर इतनी निष्ठा से भगवान को चाहे तो भगवान भी नीचे आ जाए, होती है ना। तो ये कौन सी अवस्था का गुण हुआ? किशोर अवस्था का, ठीक है। उसके बाद अगली अवस्था कौन सी है? उसके बाद कौन सी है? घनिष्ठता। घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये जो किशोर अवस्था, ये जो एज है ना, ये एग्जैक्ट काम नहीं करती। पहले तो ये उन्होंने बताई है, ब्रेनर साहब ने ये बता दी। ब्रेनर ने नहीं, ब्रेनर ने बताई। किसने बताई है? किसकी अवस्थाएं चल रही हैं? एरिक्सन की चल रही है ना। ये एरिक्सन साहब ने बता दी। अब ये जो एज है उन्होंने अपने टाइम की स्टडी करके बताई थी। आज के संदर्भ में देखोगे एज का थोड़ा बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे होएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया जो किशोर जैसे ही अपनी अवस्था से निकलता है, किशोर अवस्था से निकलता है, यौवन अवस्था में जैसे ही प्रवेश करता है, तो उसको या तो वो घनिष्ठता, बहुत ज्यादा घनिष्ठ होगा किसी का भी हो सकता है, किसी फ्रेंड का, माता पिता का, किसी टीचर का। देखते नहीं हो जो 20 वर्ष के समथिंग, आपकी खुद की उम्र इतनी है, तो जो 20 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किसी टीचर को इतना चाहते हैं उसको कंधों पे उठा के ले जाएंगे, बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं ना। और अगर किसी से अलगाव और घृणा हो गई तो कितनी हद तक गुजर सकती है, इतनी हद तक गुजर सकती है वो जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो ये मोस्टली जो ये है ना किशोर अवस्था, इसी के लमसम गुण है, लेकिन धीरे धीरे ये विकसित होके एक अच्छी अवस्था में चला जाता है। अब ये 20 से 40 भी हो सकती है, 20 से 35 भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, यहां से ये गुण का विकास स्टार्ट हो गया, उसके बाद कोई आदमी ऐसा बन गया जो घनिष्ठता में चला गया, वो हर किसी का घनिष्ठ हो जाएगा, जिससे वो थोड़ा लगाव महसूस करेगा बहुत ज्यादा घनिष्ठ हो जाएगा, यही उसका गुण हो जाएगा। और बहुत से मिलते हैं जो अलगाव की भावना ज्यादा रखते हैं, वो हर किसी को हेट करना चाहते हैं, हर किसी को हेट करते हैं, अलगाव हो जाता है उनको हर किसी से। बहुत से कहते हैं कि दिल इतनी बार टूटा है कि अब तो दिल है ही नहीं, ये समझ लो, है ना। तो वो अलगाव की जो भावना है वो इसी उम्र तक रहती है, मतलब इसी में स्टार्ट होके इसी उम्र तक रहती है। इसका जो गुण है वो क्या है? प्रेम, लव, ठीक है। उसके बाद अगली जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन वर्सेज जनरेटिविटी। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये कब से कब तक है? 35 से भी स्टार्ट हो जाती है, 30 से भी हो जाती है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या बताया था? 40 से 60 वर्ष। इसका जो गुण है वो है देखभाल, केयरिंग होते हैं ये। अब आप एक बात बताओ, 40 से जो 60 वर्ष होती है वो हमारे माता पिताओं की नहीं होती है क्या? ज्यादातर होती है ना। तो उनमें 2 तरह के गुण हो जाते हैं, या तो वो जननात्मकता में संलग्न रहते हैं, 60 तक बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, ऐसे भी होते हैं बहुत से जो बच्चे पैदा करते ही करते नहीं रुकते। बहुत से ऐसे होते हैं जो स्थिर हो जाते हैं टाइम के साथ, जननात्मकता का थोड़ा सहयोग लेके स्थिर हो जाते हैं।
ठीक है। और इनका सबसे बड़ा गुण ये है देखभाल। माता पिता कितनी देखभाल करते हैं। अगर आप कहीं बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, कितनी बार फोन आ जाते हैं पापा जी के या मम्मी जी के, आ जाते हैं ना। बाइक पे जा रहे हो तो धीरे चलाना, धीरे जाना। ये केयरिंग नेचर होता है इनका, ठीक है। कौन सी उम्र में होता है, ये सबका ही होता है, ठीक है। हम ये समझते हैं ना हमारे मम्मी पापा मतलब बहुत ज्यादा लविंग है, तो सभी के होते हैं, क्योंकि इस उम्र का नेचर ही यही है, ठीक है। उसके बाद अगला है 8वीं अवस्था, अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर। अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। ये है जो कौन सी एज की है विशेषता, कौन सी उम्र को नाम है ये, 65 प्लस का। 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो, उनमें दो तरीके के मिलते हैं। या तो बहुत से ऐसे होते हैं जो अहम संपूर्णता से भाव में आ जाते हैं, अहम संपूर्णता वाले में। उनका क्या सीन है, वो ये करते हैं कि जो भी है काफी है, सही है, मेरी निकल गई, मेरी, ऐसे यही भाव आ जाता है ना उम्र में बुजुर्गों की, कि मेरी तो अब हो गई भैया, आप देख लो अपना। तो बहुत से तो अहम संपूर्ण, जिनके जैसे कोई बुजुर्ग है 65 साल का है, उसके बच्चे बढ़िया खा कमा रहे, नौकरी में है या मतलब कैसे भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मतलब बढ़िया खा कमा रहे हैं, उनके माँ बाप में आ जाती है अहम संपूर्णता, ठीक है। ये पॉजिटिव वे में भी होती है, नेगेटिव में भी होती है। कैसे, क्या अपने आप को अहम संपूर्ण, मैं ही सब, मैं पूरा हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, ये भाव भी आ जाता है। या तो या इसमें ये भाव आ जाता है कि जो है वो पर्याप्त है, ठीक है। और दूसरा आता है नैराश्य का, जो अपने जैसा उन्होंने चाहा था कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, ये करूं वो करूं, वो नहीं कर पाते हैं, जो वो उनका जो अंतिम समय है जीवन का, वो नैराश्य भाव में निकल जाता है, निराश ही रहते हैं वो खुद से, ठीक है। कौन सी उम्र के बाद की है, 65 प्लस की, 65 से जीवन पर्यंत, जब तक वो मरते हैं। इसका जो गुण है वो है विजडम, बुद्धिमता, ठीक है। बुद्धिमता को तो आप जानते ही हो, बुद्धि लिख रहा है भैया, लिख ले। लिख लिया, ये तो आगे चलो। अब है साइको इकोलॉजिकल मॉडल। साइको मनो साइको का मतलब मनो, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय, सही है, मॉडल या सिद्धांत। ये किसने दिया था, ब्रूनर नहीं, ब्रूनर वो है डिस्कवरी लर्निंग वाले, मैंने क्लास में शुरू में बता दिया था। और ये है ब्रेनर साहब, ठीक है। यूरी ब्रोनफेन ब्रेनर इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने दिया था ये मनोपारिस्थितिकीय मॉडल। इसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चा है, जैसे इंडिविजुअल है, ये तो खुद बच्चा है, इसमें बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों टाइप आ जाती हैं बच्चे की, जो बच्चे के अंदर होती हैं, ठीक है। ये बच्चा आ गया, जैसे ये बीच में ये बच्चा मान लिया, ठीक है। इंडिविजुअल मीन्स खुद बच्चा, ये बना दिया जैसे बच्चा खुद, ठीक है, बच्चा हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने 1 2 3 4 5 तरीके के मंडल बताए हैं। जैसे पारिस्थितिकी में होता है ना कि वातावरण में होता है वायुमंडल, बहिर्मंडल, और कौन कौन से मंडल होते हैं जो होते हैं ना,
उसमें पढ़ते हैं, कौन सी विषय में पढ़ते हैं इनको? पर्यावरण में। आसमान के ऊपर और आसमान और आसमान, हाँ, क्षोभ मंडल और कौन कौन से मंडल है जो उनको पढ़ते हैं, उसी पर आधारित था। ठीक है, तो इन्होंने जो पहला जो मंडल है उसका नाम क्या बताया था? ऐसे लिख देते इसको परवाइज। पहला मंडल माइक्रो सिस्टम। ये SYSTEM वाला सिस्टम है, वो सिस्टम नहीं है जो आप समझ रहे। ठीक है, ये माइक्रो सिस्टम है पहले वाला। माइक्रो को हिंदी में लिखोगे तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म स्तर। सूक्ष्म स्तर में क्या बताया था इन्होंने? जो बच्चा है कुछ भी सीखता है या किसी भी चीज के, किसी भी आदमी के, किसी भी संस्था के कांटेक्ट में जाता है, तो जो उसका सबसे नजदीकी जो वातावरण होता है उसको माइक्रो मंडल में इन्होंने बताया था। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं माइक्रो मंडल में? वर्क कार्य, जहां कोई आदमी कार्य करता है अपना। ठीक है, दोस्त, भाई दोस्तों से वो डायरेक्ट बात करता है ना, कोई भी बात करेगा जो दोस्तों से डायरेक्ट करेगा। उसके बाद नेबर्स, पड़ोसी, उसके जो पड़ोसी हैं उनसे उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा? भाई कोई भी जो क्रिया करेगा, खेलेगा कूदेगा, पड़ोस में ही तो रहेगा, कैसा रहेगा? घर ही घर में रहेगा। उसके बाद फैमिली, परिवार, परिवार उसको सीधा सीधा जानता है। उसके बाद विद्यालय, उसके बाद माता पिता परिवार में आ गए, टीचर्स स्कूल में आ गए। इन सब चीज को आप याद रख लेना। अब जो ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। सूक्ष्म मंडल का या माइक्रो मंडल का या माइक्रो सिस्टम का भाग है या नहीं है, तो ये याद रखने, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है बच्चे के वो माइक्रो में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है मीजो सिस्टम, सेकंड है मीजो सिस्टम। ये इंग्लिश में ही याद रखने से बहुत ज़्यादा सरलता आ जाएगी, लेकिन हिंदी में अगर आप इनको देखोगे ना थोड़ा टफ पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में रखोगे तो सरल रहेगा। एग्जाम में सीधा सीधा आता है। हिंदी में क्या पूछा जाता है? इनका पर्यायवाची। ठीक है, अरे गेट बंद कर देना इसको। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ये लघु मंडल, लघु मंडल। ठीक है, अब लघु मंडल समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है लघु मंडल में। उसके बाद अगला मध्य मंडल, जो मीजो सिस्टम है इसका क्या नाम है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या क्या आता है? जो ये मीजो सिस्टम है मध्य मंडल में, इसमें क्या आता है? इसमें आता है आपके टीचर और आपके घरवाले या परिवार, इनके बीच में जो कोई भी वार्तालाप होगी, आप नहीं हो इसमें इंक्लूडेड, आपके बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन बीच में किसके हो रही हैं? आपके जो माइक्रो सिस्टम है, जो लघु मंडल है, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, कैसे? आपका कोई दोस्त है, वो आपके घर आया, आपके पिताजी उससे पूरी जानकारी ले रहे हैं कि क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब पूरी जानकारी लेते हैं। कौन सा मंडल हो गया इसमें? मध्य मंडल या मीजो सिस्टम। उसके बाद स्कूल में और विद्यालय में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग किसका हिस्सा है? मध्य मंडल का। जहां भी आदमी काम करता है उस स्थान में और घर वालों में जो कोई चर्चा होगी वो कौन से मंडल का हिस्सा है? मध्य मंडल का, मीजो सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्सो सिस्टम। उसके बाद कौन सा आ गया? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में आएगा बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। गेट ने एक बार लगा ले।
बाह्य मंडल। बाह्यमंडल में क्या क्या आ गया? लोकल एनवायरनमेंट, घर की स्थिति, धार्मिक स्थिति, जो उसके समाज में आजकल चल रहा है ट्रेंड, वो उसी में आ जाएगा। बाह्य, जो आपस में वार्तालाप हो रही थी उस बच्चे के बारे में, जब तक तो था मध्य। अब बाह्य में क्या है कि समाज में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं वो उस बच्चे को प्रभावित सारी की सारी करती हैं। तो जैसे सिस्टम चला था अभी थोड़े दिन पहले, तो सब बच्चों को प्रभावित किया था, उसने किया था ना, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से, किसी को अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रभावित सभी को किया था। तो वो जिस बच्चे पे हम स्टडी करेंगे उसका कौन सा मंडल हो जाएगा? बाह्य मंडल। इसमें मीडिया भी आ जाती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो होता है, जो नियम बनते हैं उनके, वो नियम उस बच्चे को प्रभावित। अरे अभी 10वीं का बोर्ड एग्जाम होता है, अभी वो बोर्ड है जो वो निकाल दे के कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आप डायरेक्ट पास हो सब। तो बच्चे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे जो 10वीं क्लास में हैं? उनका डायरेक्ट उससे कोई संबंध था? उन्होंने कहा था नियम बनाओ, कोई संबंध नहीं था ना, ऑटोमेटिक बनाया ऊपर ही ऊपर से, उनको प्रभावित किया है इनडायरेक्ट रूप से आके। तो ये कौन सा हो गया? बाह्य मंडल। उसके बाद बृहत मंडल, मैक्रो सिस्टम। इसमें देश आ जाएगा। ये तो था, यहां तक उसका रिलेशन सीधा सीधा था ना, स्कूल विद्यालय वगैरह से, यूनिवर्सिटी से सीधा रिलेशन था। अब उसके बाद आ जाएगा जो देश काल की जो परिस्थितियां हैं। कैसे? जैसे अभी फिलहाल एक चर्चा चल रही थी ना, एक चुनाव बिल सरकार ला रही थी, केंद्र सरकार, कि पूरे देश में एक चुनाव होगा, ऐसा कुछ बिल के बारे में चर्चा चल रही थी। या किसानों के जो कानून थे वो बनाए थे। कोई भी जो कानूनी काम होता है बड़े स्तर पे देश में होता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है हर बच्चे को। योजनाएं, कोई भी जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की कोई भी योजनाएं होती हैं वो इसी में आ जाती हैं। और जैसे संस्कृति है, जो कल्चर है भाई, जैसे हमारे यहाँ का पूर्वी राजस्थान का कल्चर कैसा है? पूर्वी राजस्थान का कल्चर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलता जुलता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान का ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो बच्चा होगा उसका जो पहनावा है, जो भी वो बोलता है, बोली भाषा या पहनावा, ये संस्कृति का हिस्सा है। ये कौन सा जो ये बोली भाषा और जो बच्चे का जो पहनावा है, ये क्या वो अपनी मर्जी से करता है? नहीं करता ना। यहाँ ऐसा मिलता है एनवायरनमेंट, ऐसा ही वो करने लग जाता है। तो संस्कृति उसको प्रभावित कर रही है ना ऑटोमेटिकली। तो संस्कृति किसका हिस्सा है? मैक्रो सिस्टम का, बहिमंडल, बृहत, हाँ चौथा है ये, बृहत मंडल। इसका नाम क्या है? मैक्रो, MACRO, SYS सिस्टम। ठीक है। उसके बाद अगला घटना मंडल। हाँ, ये है क्रोनो सिस्टम, घटना मंडल। घटना मंडल में क्या बताया है इन्होंने? घटना मंडल में इन्होंने बताया है जो भी ऐसी कोई घटनाएं जो या तो एक ही बार हो या कम बार हो। जैसे कोरोना आया था, कोरोना वायरस पैंडेमिक था, पूरे विश्व को प्रभावित किया। क्या कोरोना हर साल आता है? जीवन भर रहेगा? था, उस टाइम था, बहुत बड़ा था, लेकिन गया। जैसे किसी के माता पिता का, अभी बच्चे को प्रभावित करने वाली बात आ रही है ना इसमें। तो जैसे किसी के माता पिता का डिवोर्स हो जाए, तो डिवोर्स तो एक ही बार होगा ना, तो वो डिवोर्स होगा, वो पूरी जिंदगी बच्चे को तो प्रभावित करेगा ना। लेकिन वो पहले हुआ था, अब नहीं है, वो किसी टाइम पीरियड की बात थी, किसी समय की घटना थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? घटना मंडल। ठीक है, समझ में आ गया? नमस्कार, थैंक यू।